राधे राधे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक सब्सक्राइब से हम लोगों की ज़िंदगी बदल सकती। मेरी बेटी बहुत सुंदर थी। मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे, लेकिन मेरी बेटी मना कर देती और कहती कि मैं शादी किसी लंगड़े इंसान से करूँगी, और मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। इसलिए अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े आदमी से ही कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी जब भी मुझसे मिलने आती तो बहुत खुश होती, लेकिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आता और कहता हमारी बेटी को बचा लो। एक दिन बिना बताए मैं अपनी बेटी के ससुराल चली गई, और यह सब देखकर तो मेरी जान ही निकल गई। मेरी बेटी काव्या के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया। यह बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम जो छोटे से मोहल्ले में रहते थे, 5 सालों बाद ही कोई भूला भटका रिश्ता आता था, वरना यहाँ तो किसी किराने दुकान वाले का रिश्ता या किसी रिक्शा ड्राइवर का रिश्ता आता था। हम जैसे लोगों के लिए यह रिश्ते भी बुरे नहीं थे, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में एक थी और बहुत ही सुंदर थी। लड़के की फोटो हाथ में लिए मैं अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, काव्या बेटा तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैं बोली, काव्या तुम्हें ना जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो ऐसे कभी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। अच्छा, ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, और तो और लड़का डॉक्टर भी है। काव्या ने मेरा चेहरा देखा और बोली, मम्मी जी क्या यह लड़का लंगड़ा है? काव्या की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं बोली, नहीं काव्या, यह लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर काव्या बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? काव्या, तुम मुझे और ज़्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा गुस्सा तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूँगी। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी नासमझ लड़की नहीं देखी है। मैंने तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया। यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर तुम चाहती हो कि तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती भी हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मुरारी मांगती है, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो, जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊँगी, हाँ करके ही रहूंगी। मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात ना करता। मैं काव्या को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी के आंसुओं के आगे हमेशा से मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल बिखर गया तो मैं बोली, क्या हो गया काव्या, तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? मम्मी, मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचो मम्मी, एक ऐसी इंसान उसे कोई प्यार ना करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वह मेरी कितनी कद्र करेगा। वह मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे। और अगर ना कि मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही समझ ले कि मैं यह सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। काव्या की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखती रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर लगा लिया करती थी, और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगती थी जो आप लोग तो सोच भी नहीं सकते हो। क्या बात है कि काव्या दूसरों के एहसास को समझती थी। बात सोचकर मैं डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की जरूरत हो, वह मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा? वह मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा? पहले उसने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी है, अभी कैसे पति के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा था कि कुछ दिन गुजर जाएंगे
तो मैं काव्या से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी। अपनी दलीलें उसके सामने रखूंगी। हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले। इस काम के लिए मैंने 3 दिन का समय दिया था कि अच्छे से समझ ले, तभी कोई फैसला करेंगे। इस बात को 3 से 4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं काव्या से बात करना ही चाहती थी। इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने सोचा कि काव्या को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, तो मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी। इसलिए मैं ही सारी तकलीफ झेल रही थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और मेरे कानों में दर्द होने लगी थी। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया और अलग अलग मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे मैं कराहने लगी थी। काव्या भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। तब मैं बोली, मेरी बेटी कहाँ है? तो नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद काव्या मेरे पास आ गई थी। वह मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, मम्मी आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करती रही। मम्मी आपने ऐसा क्यों किया? मैं आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक आया हुआ था कि आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझे इस तकलीफ नहीं हो रही है, मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा। अपने हाथ उठाना चाहा, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठाई जा रही थी और न बोला जा रहा था। जिस नर्स ने मुझे आराम करने के लिए नर्स बाहर चली गई। अब मैं खुद ही सवाल पूछ रही थी कि थोड़ी देर पहले काव्या ने मुझसे जो पूछे थे, मेरे अलावा इसका उस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। यह तो भगवान की कृपा थी कि मुझे अपनी कृपा से दोबारा जिंदगी मिल गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था और यह भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा लेना। मगर मेरी सोच अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। काव्या ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसके लिए हरदम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने काव्या का हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूँ तो तुम दोगी? उसकी आंखें भीग गई और बोली, मम्मी अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेगी तो मैं वो भी आपको दे दूंगी। तुम्हारे लिए डॉक्टर का रिश्ता आया था, वह मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से हो जाए, तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर काव्या के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मम्मी मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत में घूमी रहती है। मैं बोली, तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश भी है। मैं अपनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी ऐसे इंसान से कैसे कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुमारी ही रह जाए। काव्या में उसके बाप की झलक आती थी। उसका बाप भी तो ऐसी ही जिद्दी मिजाज का था। काव्या की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि काव्या अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली है। मैं मजबूर होकर मैं ही पीछे हट गई थी। मैं तो फिर अपनी मेरी बच्ची जमाने की ठोकरें खाने के लिए रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था, आज कल रहूं कल न रहूं। फिर मैं आने वाली उसी औरत से कहा कि डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उसे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना, तो मेरी बेटी काव्या के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, यह कैसी बातें कर रही हो तुम? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है, क्योंकि तुम्हारी बेटी को जो देखता है उसे शादी करने का ख्वाहिश रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई और उसी उदासी से बोली,
मैं मजबूर हूँ, मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हो गई हूँ। मेरी बेटी किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है, बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही। मैं न जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वह औरत बोली, ठीक है, तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह औरत वहां से चली गई। जब काव्या को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और रिश्ते वाली औरत से कह दिया है किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले में पड़ते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती हैं। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा नाराजगी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर बोली, मम्मी ऐसी खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करो, मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी जो हर वक्त सोचों में गुम रहा करती थी, आज कितना ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। हर वक्त उस उदास रहने वाली के चेहरे पर खुशियाँ लौट आई थी और काव्या के खुश रहने में ही मेरी घर में तितलियाँ से उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी, पता नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि तीसरे चौथे दिन ही वह औरत हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आई, काव्या उठकर फौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे काव्या पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया और कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? मैंने तो आपको ना जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़की की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज़्यादा उसमें कोई और नई बात नहीं है। दीदी की बात सुनते ही काव्या बोली, हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी है, बस मुझे इतना ही चाहिए कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए, और वह मुझे मिल गया। काव्या सारी बातें खुशी खुशी स्वीकार किए जा रही थी। इससे पहले तो दीदी कोई भी रिश्ता लेकर आती तो काव्या पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसी ही खुशी उनके चेहरे से चपटी रही थी। मैंने पूछा, लड़का क्या करता है? दीदी बोली, एक लड़का क्या करता है, कभी कभी अपने बाप के किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है, बहुत पुराना बना हुआ है, बस किसी तरह अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को खींच रहा है। उस लड़की के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के की हालत सुनकर मैंने कहा, तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो, भले ही लंगड़ा हो लेकिन अच्छे खाते पीते घराने का हो, तो मेरी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर काव्या बोली, नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दे। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दो। मैंने गुस्से से काव्या को डांटा, काव्या हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर काव्या बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इसी रिश्ते को ओके कर दो। मजबूर होकर मैं दीदी से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल कर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की ऐसी हालत से ज़्यादा जूझ रहे थे, बोलने चलने के अंदाज से भी गंवारपन झलक रहे थे। मैंने काव्या से कहा, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, लेकिन काव्या नहीं मानी। उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे यह रिश्ता पसंद है, आप लोगों को हाँ कर दे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे यह दर्द मेरी जान लेकर ही छोड़ेगा। बस इसी डर से शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे, आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम ना करना और ना ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूँगी। एक तो बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से यह रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी, शादी का इंतजाम तो करना नहीं था, बस जैसे तैसे करके यह दिन निकल गए और काव्या की शादी हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझाकर, काव्या की जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
लेकिन दिल को समझाए कि यह तो दुनिया का दस्तूर है, बेटियां तो पराया धन होती है, एक न एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली जाती है। पूरी रात मैं काव्या की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके काव्या के ससुराल चली गई। हमारे यहाँ नियम के अनुसार शादी के दूसरे दिन दुल्हन के ससुराल में नाश्ता भेजा जाता है, तो यह सब मुझे पूरी करनी थी। काव्या के ससुराल पहुंचकर और वहां के हालात देखकर मेरे दिल को जो धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा। 2 टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास की बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा बढ़ चढ़ कर कहने लगी, हम गरीब लोग हैं, रोज रोज मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज रोज हमारे घर आएंगे तो सोच लेना आपकी बेटी को ही परेशानी होगी। काव्या मेरे पास खड़ी थी, सास की बातों को सुन रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो यहाँ नाश्ता पहुँचाने आई थी, यहाँ रस्म होती है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो काव्या के आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी आपकी छोटी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। मैंने काव्या की आंखों से आंसू पोंछ दिए और कहा कि मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। काव्या बोली, मम्मी आप मेरी एक बात मानोगी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मम्मी आप मेरे ससुराल मत आना, जब यह लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूँगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया। अपना ध्यान रखना और घर वापस आ गई। मैंने काव्या के सामने तो बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था नहीं जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि बिना घर सुना सुना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती थी तो मन बहल जाता था। मोहल्ले की औरत सब कहती थी कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा बहल जाएगा। काव्या की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन काव्या मुझसे मिलने नहीं आई थी। काव्या से मिलने के लिए मेरा दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं अब उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोच कर मैं रुक जाती थी। मैं काव्या के ख्यालों में गुम थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। काव्या को देखकर मैं खुशी से जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। वह भी मुझसे लिपट गई थी। खुशी से चढ़ती हुई बोली, मम्मी आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। काव्या मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। काव्या बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई। मेरी सास बहुत अजीब औरत है, उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान भगवान के रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद है। मेरी सास अच्छी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहने, वह मुझे बहुत मोहब्बत करता है, कहता है कि भगवान के सामने माथा टेका तब जाके मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। काव्या के चेहरे से खुशी छलक रही थी। काव्या के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि काव्या जो कुछ कह रही है वह सच या झूठ है, लेकिन लाखों बार खोजने के बावजूद भी काव्या के चेहरे पर खुशी छाई हुई थी। मुझे उसकी खुशी मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें कर रहे थे। बोली, मम्मी मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति करण को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मैंने पूरे तरीके से काव्या का जायजा लिया, लेकिन मुझे काव्या की सच्चाई मालूम पड़ रही थी। मैंने सुख का सांस लिया कि जो भी हुआ काव्या अपने ससुराल में बहुत खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर देने पर करण के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वह करण से बहुत प्यार करती है और करण भी उसको बहुत ज़्यादा चाहता है। काव्या चली गई तो मैं भी इरादे से अपने कमरे में आ गई, लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ। जब मैंने सपने में अपने पति को देखा, मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे हमारी बेटी को बचा लो। आखिर काव्या के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तक मैं काव्या की तरफ से चैन थी,
काव्या खुश है। फिर मैंने सोचा हो सकता है कि काव्या को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे यह सपना आया है। मैं ये सोचकर दोबारा सो गई। अब काव्या की तरफ से बहुत सुकून था। काव्या से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करे। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार मुझे परेशान ही दिखते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति को रोज रोज सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपने दिल की तसल्ली के लिए मैंने काव्या से भी पूछ लिया कि काव्या सच सच बता, तू अपने ससुराल में खुश तो है ना? काव्या ने मम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे काव्या के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई। ठीक है, अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों ना खुद अपनी आंखों से चलकर देख कर आऊँ कि काव्या अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही काव्या के घर चली गई। जाते तो देखकर दंग रह गई। दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के गेट में मैंने झांका तो देखा अंदर ऐसा लग रहा था कि वहां किसी के भी रहने का आसरा नहीं नजर आ रहा था। मैं बहुत घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज़्यादा डर गई। उन लोगों ने बताया कि यह घर तो ना जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फौरन बाद वो यहाँ से चले गए। जब मैंने पूछा कि वह लोग कहाँ गए, आपको कुछ मालूम है, तो सब ने कहा हम लोग उन लोग के बारे में कुछ नहीं जानते। वो लोग बहुत ही अजीब लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी उन लोगों से बहुत कम बोलते थे। यह सब सुनकर तो मेरा दिल बैठा गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों के बीच फंस गई है। मैं पूछते पूछते घर गई हूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने यह 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे थे। तभी काव्या तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची, लेकिन मैंने काव्या पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह काव्या आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों मैंने उससे कहा, काव्या तुम्हारे घर आना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर काव्या बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा ना हो कि आपके आने से वह बिगड़ जाए। मैं आती हूँ ना आपसे मिलने के लिए, आप परेशान क्यों हो? शाम को काव्या अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब काव्या अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से काव्या का पीछा किया। मैं काव्या के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि काव्या कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन काव्या का रिक्शा एक ऐसी जगह रुका जहाँ जिसे देखकर मैं चौंक गई। काव्या घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे घर के अंदर दाखिल हुई। बहुत ही सुंदर बंगला था। जैसे ही काव्या घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उसे बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, इनका स्वागत तो करो। तभी काव्या का पति बीच में आ गया। मम्मी जी, काव्या मेरी मर्जी से गई थी। और सबसे हैरत की बात तो यह थी कि काव्या का पति करण लंगड़ा नहीं था, वह तो अपने पैरों से चलकर काव्या के पास आया था। स्मार्ट लड़का था। करण की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह मुझे देखते हुए बोला, आंटी जी आप यहाँ? काव्या ने भी मुझे आकर देखा और उसकी सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। वह जल्दी से मेरे पास आई और बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या करती, मैं करण से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। मुझे पता था कि आप करण से मेरी शादी कभी नहीं होने दोगे, क्योंकि करण पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है। इतना सुनते ही मैं गुस्से से मारे थर-थर कांपने लगी थी। इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी? काव्या ने अपने बाप के कातिल के बेटे से शादी कर ली थी। करण के पापा और काव्या के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वह शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहां पर दोनों में अचानक लड़ाई हो गई और करण के पापा ने काव्या के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे उनकी वहीं पर मौके पर मौत हो गई।
मैंने भी पुलिस को बयान दिया था कि मेरे पति को उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर छानबीन करके पुलिस ने करण के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें 18 साल की सजा हो गई थी। करण की मां ने मुझसे बहुत कहा था, पैर पकड़ते हुए बोली कि अपना बयान वापस ले लो, करण के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने मेरे पति को नहीं मारा, लेकिन मैंने करण के पापा को माफ नहीं किया। अभी भी वो जेल में ही थे। शायद यही वजह थी कि काव्या की सास काव्या से और मुझसे नफरत करती थी। काव्या का पति करण बोला, आंटी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगी, इसलिए काव्या ने आपसे जिद की कि वह किसी लंगड़े लड़के से शादी करेगी जिससे आपको शक न हो और आप उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। मैं अपने दोस्त की माँ को लेकर एक पुराने से घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की माँ को अपनी माँ बनाकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और हमारी शादी हो गई। मेरी माँ भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने काव्या को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी काव्या को अपने सामने देखती है तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है जो जेल में है। करण की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो काव्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा किसी मन कर रहा था कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है काव्या के पापा की मौत एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी दोस्ती थी। करण के पापा काव्या के पापा को कैसे जान ले सकते हैं। रात भर इसी सोच विचार में मैं रही, फिर एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर करण के पापा जी जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन काव्या, करण के पापा और करण की माँ हमारे घर आए। करण की माँ ने आते ही मुझे गले लगा लिया, रोती हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए काव्या को भला बुरा कहती रहती थी। काव्या तो बहुत ही अच्छी और सब्र वाली बच्ची है, क्योंकि ना जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वह मुझे लौटकर जवाब नहीं देती थी। बहन जी अब आप ही हमें सच्चे दिल से माफ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। उनके पापा ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। शायद मुझे यह काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ करें जो मैंने आप लोगों को इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको कितने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहें और हमें क्या चाहिए। सबने गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। मैंने आगे बढ़कर काव्या को गले लगा लिया, अर्जुन को अपने दामाद के रूप में स्वीकार किया और काव्या की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार खुशी खुशी किया। धन्यवाद दोस्तों।